नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने AR जूली व्लॉग्स के ऊपर बनाई थी, उस कपल के ऊपर बनाई थी। आई होप वो अपने प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाए, उनको न्याय मिले एंड कंपनसेशन भी मिले। उनकी लेटेस्ट वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं एंड आई वांट वो 10 मिलियन तक जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे तो न्याय तभी मिलेगा जब लोगों के बीच में बात फैलती है और सोसाइटी का प्रेशर बनता है। वरना तो जो रसूखदार है, पावरफुल है, वो तो दबाता फिरेगा। पर जब लोगों में बात फैलती है तो फिर रसूखदारों की भी फटने लगती है, वो पीछे पैर खींचते हैं कि भाई अब नहीं दबा सकते। लॉ एंड ऑर्डर का तो सिस्टम यहाँ पर ये है। नूपुर शर्मा जी का भी केस आप देख ही चुके हैं। SC ने क्या रिमार्क्स दिए वो बिल्कुल निंदनीय है, हार्ट ब्रेकिंग है एंड हर कॉमन से कॉमन जो जनता है उसको भी समझ आ रहा है कि यार ये तो मतलब नहीं बन रहा है इसका कुछ। खैर वो बात की बात है। AR जूली के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मुझे काफ़ी व्यूज़ भी आए, काफ़ी प्यार भी मिला और काफ़ी सारी गालियाँ भी मिली, नेगेटिव कमेंट्स भी मिले कि तू साले तू ब्रेन ड्रेन करा रहा है, तू लोगों को इंस्पायर कर रहा है यहाँ से माइग्रेट करने के लिए, तू ट्रेटर। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? क्या वो बेवकूफ़ है? क्या मैं समझदार हूँ? मेरी क्या थिंकिंग है ऐसे लोगों के ऊपर? आइए सुनते हैं सबसे पहले ये बात। द थिंग इज़ कि मेरी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है? मैं ये मानता हूँ। मैं उन्हें बेवकूफ़ नहीं मानता, मैं खुद को उनसे ज़्यादा समझदार नहीं मानता। एक्चुअली हम दोनों की थिंकिंग, हम दोनों की आइडियोलॉजी इस देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। यस, राइट। आप अपनी आइडियोलॉजी सबसे मनवा के इस देश का भला नहीं कर सकते और मैं अपनी आइडियोलॉजी सबके ऊपर थोप के इस देश का भला नहीं कर सकता। एक तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है? हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा ये है कि इस देश का नाम रोशन हो। हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो एक कॉमन डिनोमिनेटर है विच इज़ सनातन धर्म, है ना? तो उसकी सॉफ्ट पावर, उसकी ब्रांडिंग वर्ल्ड में बढ़े। आप भी चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, है ना? तो यहाँ तो हम लोग एक जगह पे बात कर रहे हैं, सेम बात। बट थिंग इज़ कि आपका रास्ता और मेरा रास्ता थोड़ा सा अलग है। आपने अपने पॉइंट्स रखे, मैं भी अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगा और ये थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है? इसके लिए थोड़ा सा सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की थिंकिंग चाहिए। आपकी फर्स्ट लेवल की है या सेकंड लेवल की है वो भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं क्या है, मैं ना मेज़ के अंदर रह के, मेज़ क्या होता है, भूल भुलैया, वो गेम नहीं खेलते, उसके अंदर से रास्ता ढूंढना नहीं करता। मैं ऊपर से चढ़ के फिर देखता हूँ हाँ भाई कहाँ क्या स्पेस है, कहाँ से जगह मिल सकती है। ऐसे हम सब लोग खेलते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। इस वीडियो में मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखूँगा कि भाई यहाँ से माइग्रेट क्यों कर जाना चाहिए। सबसे पहली बात है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उतना पावरफुल नहीं है जितना वेस्ट में है। वैसे प्रॉब्लम वहाँ भी है। मैं US की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो मैं ऑल ओवर एक मोटा मोटा पैकेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सीधा US पे ध्यान देंगे तो बजी तो उनकी ही पड़ी है एक तरह से। पिछले 10 साल से समझ आ रहा है कि वहाँ की कितनी बजी पड़ी है। तो बट स्टिल इट्स सुपीरियर देन इंडिया। 1970s के बाद लेफ्टिस्टों ने जो एजुकेशन सिस्टम पे टेक ओवर किया एंड जिस तरह के करिकुलम कोर्सेज डिज़ाइन किए, उसको तो नंगा नीरज अत्री जी के ब्रेन वॉश रिपब्लिक नाम की बुक ने बहुत पहले ही कर दिया है। आप लोगों को बुक पढ़नी चाहिए कि भाई हमारे इकोसिस्टम में, एजुकेशन इकोसिस्टम में क्या फ्लॉज है और क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, जो शेमफुल। अभी धीरे धीरे कुछ हो रहा है कि भाई इसमें सुधार हो रहा है, बट वो स्पीड अभी भी नहीं दिख रही, वो पॉलिटिकल विलिंगनेस अभी भी नहीं दिख रही एंड अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? आई थिंक हमारी करंट गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही कॉशियस है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको पावर एंड वोट की बहुत बहुत क्या कहें, मोह है, मोह है। तो वो जो एक हार्ड स्टेप लेने में ना डरते हैं, ये आप तो सभी जानते हैं। इससे मैं भी दुखी हूँ और आप लोग भी शायद दुखी होंगे, क्योंकि वो नहीं आ पा रहा आउटपुट। इससे ज़्यादा पावरफुल पिछली गवर्नमेंट थी,
आप उनकी आइडियोलॉजी से कॉन्कर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बट किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में ना हलक में ठूस के कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो उनको अच्छे से आता था, ये लोग नहीं कर सकते। इस कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो पा रहा। जितना पैसा लगना चाहिए उतना पैसा नहीं लग पा रहा। एक एग्जांपल बताऊं तो वेस्ट में जो 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी अपने पास क्या नाम है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सेस रखती है कि बच्चों को वहाँ पे जाके दिखाया जाइए, देखो ऐसे काम होता है, वैसे काम होता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होता होगा? यहाँ पे बस किताबों में डायग्राम दिखा देते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, कैसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखा देंगे यूट्यूब पे। ये तो डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है भाई लाइफस्टाइल। अगर आप किसी कॉस्मोपॉलिटन इंडियन सिटी में गए हो, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, तो आपको फील आएगा कि एक हाई फाई सिटी की लाइफस्टाइल क्या होती है, कैसे वहाँ पे रहते हैं, वो दिखने में कैसा होता है, उसकी उसकी लग्जरी क्या होती है। स्टिल ये सिटीज़ बाहर की सिटीज़ को टक्कर नहीं दे पा रही हैं, वो उनका 10% भी नहीं है। तो अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा बाहर निकलो, चकाचौंध, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लास वेगास, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, शोज हो रहे हैं, आर्टिस्ट दिख रहे हैं, तो भाई फिर वेस्ट अच्छा है, लाइफस्टाइल इज गुड। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई तू मटेरियलिस्टिक है, तेरे को ये चाहिए वो चाहिए। असली ज़िंदगी भाई मरने के बाद, जो तुमने कर्म किया है तुम्हें पता नहीं क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई, अभी ज़िंदा हो ना, इस चीज़ को फील कर पा रहे हो ना, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रहो। भूख होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है, पर मोरल भी डाउन नहीं होना चाहिए। मोरल क्या होता है? मोरल होता है कि आप अपनी करंट कंडीशन से हतोत्साहित नहीं है, डिप्रेस्ड नहीं है, ठीक है। जो अभी मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ विच इज़ गुड, बट मुझे बढ़ना है, दिस इज कॉल्ड मोरल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ नहीं आता। या तो तुम संतुष्ट रहो, बढ़ो ही मत, क्या करना कुछ करके, खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे, ये थिंकिंग मुझे पसंद नहीं आती। भूख होनी चाहिए आपके अंदर, बट मोरल भी होना चाहिए। मतलब आपकी जो करंट कंडीशन है उसके लिए रिस्पेक्ट करो, वो काफ़ी लोगों से बेटर है, खुश रहो उसमें भी, लेकिन भूख होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड मोरल। एंड आई डोंट थिंक ये आइडियोलॉजी इंडिया से आई है, ये वर्ड ही वेस्ट से आया है। मुझे इंडिया में कभी ये किसने बोलते हुए नहीं मैंने किसी को सुना नहीं है, ठीक है। वट एवर, सो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी आइडियोलॉजीज निकली है, बट जो बाहर से आई है मैं उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। बट देखो, मैंने गहन चिंतन या फिर रिसर्च नहीं किया है कि ये सच में इंडिया से है या बाहर से है। मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ ये बाहर से आई होगी, द आइडियोलॉजी ऑफ मोरल। तो लाइफस्टाइल की बात ये रही। नेक्स्ट थिंग इज लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर का भाई सीन ये है, आप सबको पता है यहाँ पे जुडिशरी किस तरह के रिजल्ट दे रही है, किस तरह के कमेंट्स पास कर रही है, किस स्पीड पे काम करती है। यहाँ पे पुलिस वाले देखो, मुझे यहाँ के पुलिस वालों से टचवुड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत तमीज़ से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। एक बार इस पुलिस वाले ने कुछ मुझे किसी चीज़ में फंसा दिया था एक फॉल्ट की वजह से, बट मैं उससे निकल आया। बट ह्यूमन एरर होता है, बट ओवरऑल अगर मेरी साल में पुलिस वालों से 100 बार इंटरेक्शन होती है तो 98 टाइम्स बहुत अच्छे होते हैं। इट्स अ गुड नंबर, इट्स अ गुड नंबर। एंड आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन हरियाणा, तो आप सोच सकते हो कि वो किस तरह के अक्खड़ लोग होते हैं, ठीक है। तो लोगों में एक थिंकिंग जाती है कि भाई ये बदतमीज़ हो गए। नहीं भाई, हरियाणा में लोग बदतमीज़ नहीं होते, वो टोन एक्चुअली क्या है, वो जनरेशनल है। दे आर वॉरियर्स, ऊपर से नीचे तक जितने लोग हैं ना, सबके सब वॉरियर्स, वॉरियर कौम है वो पावर, वो अक्खड़पन होना चाहिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। आप टिमिड बन के नहीं रह सकते। तो आई रिस्पेक्ट दैट एटीट्यूड ऑफ हरियाणा, ठीक है। और देखो, हरियाणा बढ़ भी रहा है। अगर आप गुरुग्राम देखोगे या दूसरी सिटीज़ आसपास के, यू नो दैट कि यार लेवल है उन बंदों में। हर तरह की प्रॉब्लम छोटी मोटी होती है हर स्टेट में। तो लॉ एंड ऑर्डर का सीन ये है कि भाई मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है पुलिस वालों से हमेशा से ही।
और मैं भी लॉ को फॉलो करता हूँ। बट थिंग इज़ कि हर कोई इस तरह का लकी नहीं होता है। किसी की किस्मत ऐसी होती है कि भाई किसी ऐसी उल्टी खोपड़ी रसूखदार किसी ऑफिसर से उसका पाला पड़ जाता है, और ऐसे कई केसेस सुने हैं हमने, तो जिससे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम तो है। यहाँ पे बॉडी कैम नहीं है पुलिस वालों के पास, पुलिस वाला कर क्या रहा है किसी को पता ही नहीं है, ना ऊपर वालों को पता है ना नीचे वालों को पता है। किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस तरह के कमेंट पास कर रहे हैं, किस तरह से तुम्हें बुली कर रहे हैं। देखो आई वॉज लकी, बट हर कोई लकी नहीं होता ना। तो ये तो इंडिया में हो रहा है, कौन देखेगा उसको, किसे पता, कोई पंगा भी नहीं लेना चाहता ऐसे ऐसे लोगों से। ठीक है, तो ये रिफॉर्म अभी तक तो नहीं लग रहा, ना ये गवर्नमेंट कर रही है ना पिछली गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या ये ठीक होगी, लगता भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, ऊपर से जुडिशियरी, वो भी आप लोग जानते हैं किस स्पीड से काम करती है। हम तो भाई ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हर रोज़ कि पुलिस एंड कोर्ट कचहरी इसके चक्कर से दूर रहे, है ना। आप भी यही चाहते हो, क्योंकि एक बार फंस गए तो सालों साल जिंदगी भसड़, काम काज नौकरी भसड़, लाइफस्टाइल भसड़, सुख चैन शांति भसड़, चक्कर काटते रहोगे और लॉयर को पैसे देते रहोगे, और उनकी फीस भाई अच्छा खासा कॉमन पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी रोज डेली मंथली ईयरली बेसिस पे कंटिन्यूसली बार बार। ठीक है, तो ये तो एक मजाक बन रखा है यहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, समझो इसको। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब एंड आइडियाज़। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास कोई एक आइडिया है, आप चाहते हो आप बिजनेस करें, सबसे पहले तो आपके घर वाले आपकी बजा देंगे, आपके रिलेटिव आपकी बजा देंगे। एंड मेरे ख्याल से एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये अच्छी बात है, बुरी बात तो है लेकिन अच्छी बात भी है, क्योंकि एक फिल्टरेशन प्रोसेस की तरह काम करता है। ठीक है, सपोज दुनिया में खाली 100 लोग होते हैं और 100 में से 80 लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मुझे इस वर्ड को ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आता, ठीक है, आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज, रियली सॉरी फॉर दैट। एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं 100 में से 80 लोग। सपोज वर्ल्ड में खाली 100 लोग हैं, तो जॉब करने वाले खाली 20 लोग होंगे, तो क्या ये सिस्टम को डिसरप्ट नहीं करेगा? सबको तो यार नौकरी करने वाले चाहिए, और ऊपर से फिर ऐसे लोग भी चाहिए जो क्या नाम है चीज़ें खरीदते हो, है ना। आपके जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसको परचेज करें, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबके सब अगर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बन गए तो पंगा हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि कम से कम लोग टॉप लेवल पे पहुँचे। ठीक है, 100 लोग अगर दुनिया में है, 3 से 4 लोग बिग बिजनेसमैन बने, बाकी लोग नौकरी करो। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करो और सर्विसेज लो, परचेज करो, चीज़ें खरीदो। ये एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाता है। तो अगर आपके माँ बाप आपकी बजा रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपकी बजा रहे हैं कि भाई हम तेरे बिजनेस में आइडिया में बूट स्ट्रैपिंग मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे या वगैरह, नौकरी कर ले, एक पर्सपेक्टिव में सही है, एक पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसलिए कई सारे सपने ऊपर उठ नहीं पाते, बहुत बुरा हाल है। तो एक तो ये चीज़ है कि अपॉर्चुनिटीज़ एक तो उठने से पहले ही भाई एक तो दबा दी जाती है, ऊपर से है नहीं। ठीक है, पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब की प्रॉब्लम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, चलो क्या करें अब। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इज़ कि वेस्ट में परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जैसे कि हमारे जैसे म्यूजिशियंस, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है बाहर। यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता भैया। परचेसिंग पावर हमें लोग अफोर्ड कैसे करेंगे? क्या आप अरिजीत सिंह के इवेंट पे जाते हैं, उसके टिकट की वैल्यू होती है 2000 कम से कम, वो भी पीछे खड़ा करेंगे आपको सबसे पीछे। क्या आपकी परचेसिंग पावर है इतनी? देखो कुछ लोगों की हो सकती है बिग सिटीज़ में, लेकिन सबकी नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की परचेसिंग पावर अच्छी खासी है। आप अगर किसी सेलिब्रिटी की लाइव वीडियो देखोगे, उसमें भीड़ देखो, इतनी भीड़ इंडिया में किसी सेलिब्रिटी की नहीं होती है। आई यूज टू लव के,
आई स्टिल लव के, लेकिन अगर आप उनके लेटेस्ट वीडियो देखें तो क्या भाई उस ऑडिटोरियम की हालत है, एंड क्या भीड़ है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल उतनी नहीं है जितनी वेस्ट में है। और ऊपर से भीड़ वाले वो सारे बिना टिकट लेके घुस रहे थे ज़बरदस्ती। ये तो यहाँ की हालत है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, परचेसिंग पावर है नहीं, ठीक है। तो ये तो चक्कर है। अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए बेटर है वहाँ पर, तो इसलिए अब मूव कर जाओ। नेक्स्ट चीज़ है भाई, देखो इसका कोई नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वर्ल्ड का टैग लगना कि भाई हम यूएस से हैं, हम कनाडा से हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से हैं वगैरह। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मोस्ट ऑफ द लोग इससे मतलब काफ़ी प्रभावित हो जाए, वाओ ये तो एनआरआई है, वैसा है वैसा है। अगर ये चीज़ आपको टैग अच्छी लगती है तो बढ़िया है, ठीक है। देखो इस चीज़ की एस्पिरेशन रखना कि भाई ये तो फेक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये वो, अरे भाई मज़ा आ रहा है तो लेने देना बंदे को, उसको उस चीज़ के लिए हासिल करने दो। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे मेरे जिसके लिए आपको बाहर शिफ्ट कर जाना चाहिए। काफ़ी सारे और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो मैंने इसमें नहीं जोड़े हैं, क्योंकि वीडियो मुझे वैसे ही लंबी तो नहीं करनी थी, 16 मिनट वैसे ही हो चुके हैं। बट आई होप आप समझ सकते होंगे, अगर कोई पॉइंट आपको मिले कि भाई वेस्ट में या बाहर कंट्रीज़ में क्यों शिफ्ट कर जाना चाहिए, तो भाई फिर कमेंट में लिखना, ठीक है। अच्छा एक और रीज़न ये है कि भाई बिजनेस आप बहुत आसानी से बाहर सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे रेड टैपिज्म बहुत है, भारत देश में रेड टैपिज्म बहुत है। पेपर वर्क करते करते, लाइसेंस लेते लेते, क्लियरेंस लेते लेते, पैसे खिलाते खिलाते, ठूसते ठूसते, ठीक है, इतने सारे पेपर वर्क, ये सीन वो सीन करते करते भाई आपकी तो सिट्टी बिट्टी निकल जाती है। फिर पता चलता है ये तो कुछ रह गया, फिर फाइन लगेगा, भड़ के कर लो भाई, प्रॉफिट कर लो। तुमको पैसे भी लगाने हैं, तुमको जॉब भी देनी है, लेकिन भाई सिस्टम तुम्हारी बजाएगा भी, क्या करोगे। बेस्ट तो ये है कि भाई सिंगापुर चले जाओ, वो लोग तो बहुत आसानी से बिजनेस को ग्रो करने देते हैं, सेटअप करने देते हैं बहुत आसानी से। मेरे ख्याल से तो इट्स हेवन फॉर बिजनेसेस। और ये आइडिया मुझे तब लगा जब मुझे पता चला, पहले मुझे लगता था फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, अमेजोन को टक्कर दे रही है, वाओ देश की मिट्टी, देश का नमक। फिर पता चला कि फ्लिपकार्ट तो सिंगापुर रजिस्टर्ड है। सालों पहले की बात है। अब तो उसको वॉलमार्ट ने टेक ओवर कर लिया है, 70% प्लस उसके स्टेक्स ले लिए, अब तो वो हो गई बाहर की। बट वो हमेशा से थी। क्यों थी? यही रेड टैपिज्म से बचने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये ठीक कौन करेगा? ये मैं करूँगा या जो बंदा मुझे गाली दे रहा है वो करेगा? नहीं भाई, ये जो इस देश में पावर में बैठे वो लोग करेंगे। आप हो सकते हैं बीजेपी सपोर्टर या नहीं हो सकते हैं, वट एवर, बट ना पिछली गवर्नमेंट ने ये सब किया है, ना ये गवर्नमेंट उस स्पीड पे कर रही है। ये बस वोट ले रही है, वोट ले रही है, बस वोट ले रही है। अच्छा हिंदुओं को लगता है कि भाई हमारे आइडियोलॉजी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। जो कर रहे हो आप लोग कर रहे हो, जो हासिल कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं। आप लोग लॉयर बुक कर रहे हैं या वट एवर, राम मंदिर का जो भी है A to Z जो भी प्रकरण था सारा आप खुद कर रहे हो। ये क्या नाम है, ये थैंक यू आप मोदी जी पे मत डालो। वो आ जाते हैं एज अ चीफ गेस्ट, मतलब नींव में पत्थर डालने के लिए, नमस्ते करने के लिए, ये वो वट एवर। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। चलो अलग बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सॉरी, अभी जो पिछला जो मैंने ये जितने सारे पॉइंट्स बताए ये सारे आपके लिए थे कि आपको क्यों जाना चाहिए, आपको अच्छा लगना है या नहीं लगना है। ये आपकी पर्सनल उसके लिए, थिंकिंग के लिए कि मुझे क्यों माइग्रेट कर जाना चाहिए। अब मैं देश के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि आपको माइग्रेट क्यों कर जाना चाहिए, ठीक है। सो द रीज़न इज़ कि अगर आप को याद हो कि मोदी जी एक बार यूएस गए थे, तब ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। पूरी इंडियन भीड़ आई थी, याद है। ट्रंप ने बहुत तगड़ा स्टेटमेंट भी दिया था, सबको मज़ा आ गया था। मोदी जी डर गए थे कि भाई इस पर ताली पीटूँ या क्या करूँ या चुपचाप बना रहा हूँ। वो चुपचाप पत्थर बन के बैठे रहे। तो स्टेटमेंट देखना क्या मारा था ट्रंप ने। आप उससे इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, वट एवर। मैं रखता हूँ नहीं रखता हूँ ये मैं नहीं बताना चाहता।
बट द थिंग इज कि अगर आपकी भीड़ किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा है और आप पॉलिटिकली एक्टिव है, तो इंडिया का जो लेवरेज है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, वहाँ के कंट्री का पीएम या प्रेसिडेंट हमारे सामने झुकेगा, हमारे सामने फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा, अच्छी पॉलिसीज रखेगा। क्यों? क्योंकि उसे इंडियंस के वोट चाहिए जो वहाँ पे रहते हैं। समझ आ रही है बात? इसलिए जो माइग्रेट कर जाता है वो कट नहीं जाता इंडिया से। वो इंडिया का सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर या मिड रेंज का जो पावर है उसको वो ग्रो करने में, जियो पॉलिटिक्स को ग्रो करने में वो हेल्प करता है। तो उसे नकारा मत समझिए। ठीक है, इंडियंस अगर वहां पर है तो वहां का प्रेसिडेंट इंडिया के खिलाफ कोई पॉलिसी लाने में 10 बार सोचेगा कि भाई मुझे इन लोगों के वोट चाहिए, तो क्या मैं इंडिया के लिए कुछ नेगेटिव ले सकता हूँ या पॉजिटिव ही लूँ। ये चीज़ सोचो, इस चीज़ को। ये है भाई सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। अगला देखते हैं। वहाँ पे जाओ, पढ़ो लिखो और कंपनीज के सीईओ बन जाओ। ठीक है, कॉरपोरेट सिस्टम, उनके इकोसिस्टम को डोमिनेट कर लो एंड फिर आप जानते हो उसका क्या फ़ायदा है। आप इंडिया के लिए अच्छे अच्छे पॉलिसीज बना सकते हो उसमें भी। ठीक है, इंस्टाग्राम को टेक ओवर कर लो, ऐसा पॉलिसीज बनाओ कि भाई अब इंडियन जो उसमें इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको अच्छे व्यूज़ मिले, या उनके आइडियाज़ या उनके न्यूज़ या उनकी नैरेटिव वर्ल्ड में फैले, है ना। ट्विटर का जो पराग अग्रवाल था वो आया था ना, बट देखो पराग की शक्ल देख के लगता है कि वो बस एक पपेट है। ठीक है, उसे मैं अपनी नौकरी पे ना रखूं, उसे मैं हायर ना करूं, उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, वो एक पपेट था। लेकिन अगर पपेट नहीं है आप, यू आर सीरियस, आपको पावर्स दी गई है, तो देखो आप क्या कर सकते हैं। नहीं, ये यहाँ पे बैठ के तो नहीं होगा, ये बाहर बैठ के होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको भाई डोमिनेट भी नहीं करना, दबाना भी नहीं है लोगों को ऐसे पावरफुल पोजीशंस में आके। ठीक है, ये तो सीईओ की बात कर रहा हूँ। और दूसरे पॉलिटिकल पावर गेन कर सकते हैं आप वहाँ के क्या नाम है आईएएस आईपीएस वाले जो पोजीशंस होते हैं, जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो पोजीशंस पे जाके भी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। क्या बुरा है उसमें? यहाँ पे रह के हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये भी नहीं है कि आपको बजानी है गोरों की, वहाँ पे कालों की, या जितने भी लोग हैं वहाँ के। नहीं, देखो हमारी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, तो हमारे डीएनए में बसा है कि हमको पहले अटैक नहीं करना। हम ना तो अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहते लोगों में, ना लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि भाई जो सिस्टम है वो ग्रो करे और लोगों के लिए फ़ायदा हो, भले ही वो हमारे रेस से हो, हमारे कास्ट से हो, हमारे क्रीड से हो, हमारे रिलीजन से हो, डजेंट मैटर। ये थिंकिंग खाली इंडियंस में ही होती है। तो इंडियन एक पावरफुल पोजीशन पे होना इज़ गुड। तो आप जाओ और टेक ओवर करो। ऐसा भी नहीं है कि भाई 100 के 100 करोड़ लोग यहाँ से भाग जाएंगे, ऐसा भी नहीं है ना। इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे तो 150 करोड़ है यहाँ से, तो कुछ लोग जाएंगे, पोजीशन ग्रैब कर लेंगे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडियंस खाली करके भाग जाओ ये इलाका। ठीक है, डोमिनेट नहीं करते हम लोग, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई? आप बाहर जाओगे, अच्छे काम करोगे, अच्छा आउटपुट दोगे, अच्छे पोजीशंस ग्रैब करोगे, तो इससे इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है कि भाई ये कंट्री है जो कंसिस्टेंटली अच्छे लोग निकाल रही है, अच्छा वर्कफोर्स निकाल रही है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, दमदार है और क्या नाम है मेहनती है। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो अपना जो वर्क है वो इंडिया की तरफ आउटसोर्स कर सकती है। चीप लेबर है यहाँ पे, समझा है? तो पैसा आता है फिर बाहर से, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ये भी भाई थर्ड ऑर्डर थिंकिंग है। पहले आप लोग वहाँ पे भेजोगे, वहाँ के सिस्टम को अच्छा करोगे, लोगों को लगेगा बा यार इंडियन तो मसीहा है, तो लोग इंडियंस में फिर इंटरेस्ट लेंगे, इंडिया में इंटरेस्ट लेंगे, एंड इट्स गुड फॉर द कंट्री। कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए, इट्स लाइक प्लेइंग चेस। ठीक है, और अगर आप एक चीज़ ध्यान दो तो नुपुर शर्मा का केस में अगर बीच में लाऊं,
नुपुर शर्मा का फियास्को बढ़ा कैसे पूरे वर्ल्ड में। यहाँ तो भसड़ हो ही रही थी। पर सबसे पहले बात उठी थी आपके अल जजीरा जो न्यूज़ पोर्टल है ना, वहाँ से, अल जजीरा। अच्छा, अल जजीरा का शायद वो बंदा भी है मेहदी हसन, वो तो जर्नलिस्ट है, बहुत भौंकता है वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, है ना। कतर से है वो, मतलब वो जो अल जजीरा है वहाँ से फंडेड है। कतर में बैठे रहता तो होता नहीं होता ना। तो बाहर निकलो भाई, ग्लोबल वर्ल्ड है ये। अपने आप को एक एक पैरामीटर में भाई फंसा के क्यों रख रहे हो? खेलो ना पूरे वर्ल्ड में, निकल के घूम के। बस हमेशा याद रखना कि आप सनातन धर्म से जुड़े हो, और सनातन धर्म कहाँ से आया है ये भी याद रखना, किस एरिया से आया है ये। बाकी आप कहीं भी पहुँचो, डजेंट मैटर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि भाई वहाँ का बर्थ रेट बहुत कम है वेस्ट का। ये बच्चे पैदा नहीं करते, ये सिर्फ सेक्स करते हैं, दारू पीते हैं, मौज करते हैं, और भाई टाइम मिल गया तो काम कर लेते हैं ताकि चीज़ें खरीद सके, लाइफस्टाइल थोड़ा सा इनका बिगड़े ना। बर्थ रेट बाहर की कितनी है? 2 से कम, 2 भी नहीं, 1.8 से कम, 1.7 से कम, 1.6, 1.2, 1.4, ये चल रहा है इनका। बर्थ रेट कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट 2.2, 2 के आसपास होना चाहिए। मतलब कि एक कपल अराउंड 2 बच्चे तो पैदा करे ऑन एवरेज। 2.2 इंडिया का रेट है, एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है। जापान का बर्थ रेट की बज रखी है, कुछ 1.5 या 1.4 है। वहाँ पे सिर्फ आपको बुढ़े बुढ़े दिखते हैं जो काम करते हैं 70-80 साल तक। वहाँ का वर्क एंड लाइफ का जो बैलेंस है इतना गंदा है कि लोग बच्चे पैदा चाहे भी तो नहीं करना चाहते। कैसे करें? पाल नहीं पाएंगे, एजुकेशन कहाँ से देंगे? पहले कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कमा ले, इनकम बढ़ा ले, वटेवर। अब सिर्फ आपको बुढ़े दिखेंगे जो 80-80 की एज तक काम करते हैं। इतना तो बुरा हाल है वहाँ पे, क्या कर लोगे? समझ आया? तो क्या आपको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है? ऑब्वियसली है अपॉर्चुनिटी। वो जो जनरेशन है वो खत्म हो रही है, वो श्रिंक हो रही है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कितना ही मार लो, कूट लो, बच्चे पैदा करने को बोल दो, वो नहीं मान रहे। उनको चाहिए मौज लाइफ में, पैसे कमाओ और मौज करो। और जब समझ आता है कि अरे यार अब तो बच्चा चाहिए, तब भाई काम नहीं करता नीचे का सिस्टम, ना मर्द का ना औरत का। ठीक है, फिर आप ट्रैप में फंस जाते हो। हमेशा फ्यूचर की सोच के काम किया करो। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग इज गुड, लेकिन हर बार गुड नहीं होता। प्ले द गेम लाइक अ चेस। आज आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या आप 10 साल बाद इसी चीज़ को मेंटेन रखोगे, या आपको कुछ और चाहिए? नहीं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी। तो ये है भाई कि वहाँ पे वो पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, तो क्या आपको वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी चाहिए? है? और ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, जो इतनी पढ़ी लिखी जनता है, मुस्लिम्स को समझ आ रही है। उनके लिए मेरे मन में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है इस चीज़ को लेके। बट देखो, वो अपनी आइडियोलॉजी में मोहम्मद साहब की सुन्नत लेके घूमते हैं कि भाई मोहम्मद साहब भी हिजरत कर गए थे मक्का से मदीना। जब मक्का में उनका काम नहीं चल रहा था तो मदीना चले गए। वहाँ पे उन्होंने अपना फिर कल्ट बोल लो, रिलीजन बोल लो, वहाँ पे फैलाया, स्टार्ट किया, और फिर वहाँ के वो एक तरह से बादशाह टाइप ऑफ बन गए। नहीं तो आप क्या मतलब चाहते हो कि मोहम्मद साहब वहीं पर ही बैठे रहते मक्का में, वहीं पर ही हसल करते रहते? नहीं ना। तो ये चीज़ को मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं कि भाई काम नहीं बन रहा तो बाहर निकल जाओ, बाहर जाके फ्लरिश करो, एंड देन टेक ओवर द होल सिस्टम। आपको समझ नहीं आ रही है, मुस्लिम्स को समझ आ रही है। कितने स्मार्ट लोग हैं वो लोग। और देखो, अब ये चीज़ उनको पहले से समझ आ गई थी 10-20 साल पहले, तो अब वो माइग्रेट कर गए थे यूरोप की तरफ। इतनी भीड़ बना दी, इतनी भीड़ बना दी। अच्छा, यूरोपियन को भी समझ आता हमारे बस की नहीं है, बच्चे लोग पैदा कर नहीं रहे, बुढ़े हो जाते हैं, फिर भाई गवर्नमेंट के पेंशन पे चल रही है उनकी ज़िंदगी, कमा नहीं पा रहे, तो अब हमें बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे। उन्होंने बुला लिए। क्या बुलाए? मुस्लिम्स बुलाए, क्योंकि उनको भी आना है। अब उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया है लंदन को, लंदन निस्तान
मानना शुरू कर दिया है, अलग अलग मुस्लिम गेटोज हैं जहाँ पे शरिया का लॉ चलता है, वट एवर। तो ये तो भाई ये अच्छा है नहीं है मैं ये नहीं कह रहा, बट देखो कितने मतलब ब्यूटीफुली मुस्लिम ने अपना जो एक 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 ग्लोबल जो एक सिस्टम है कैसे बढ़ाया। और ये मुस्लिम्स मोस्टली रेफ्यूजीज होते थे, ये जाने को तो भाई किसी मुस्लिम कंट्री में भी जा सकते थे, मुस्लिम कंट्री इनको रख सकती थी, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। भाई तुम ऐसे कंट्रीज़ में जाओ जो जहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है। तभी तो ये लोग कहते हैं हमारे भाई इतने देश है उतने देश है, कैसे हो गया? आप वहीं पर ही बैठे रहोगे और आपकी कंट्री पे हिंदुइज्म का टैग भी नहीं है, आई डोंट केयर। उस पर सेक्युलरिज्म का टैग है। एक तो ये ढक्कन आइडियोलॉजी है, ठीक है, इट्स फ्लॉड बेसिकली। हमें शायद उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है सोशलिस्ट का नाम लग रखा है इंडिया के सामने, हैं? वहीं बैठे रहोगे इसी 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 लैंड में? क्या दिमाग है यार तुम्हारा, यार क्या दिमाग है, हैं? ब्रेन ड्रेन नहीं करना तुमने, हैं? भैया देखो, क्या आप अंटार्कटिका को कंट्री मानते हो? बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ा लैंड है, मानते हो अंटार्कटिका? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो कंट्री को कंट्री कौन बनाते हैं भाई? लोग बनाते हैं। तो हम जहाँ भीड़ में, हमारा देश भी वहीं पहुँच जाएगा, वहाँ नया इंडिया बनेगा, नया भारत। आर्यवर्त बोल लो, अखंड भारत बोल लो, वटेवर कुछ भी बोल लो, नहीं नहीं निकलना है यहाँ से बाहर अब भी। तो भाई ठीक है, मैं बैठे रहो, आप मत मानो, हम किसी और को मना लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज रेमिटेंस। अब देखो भाई, रेमिटेंस की बात भी है। बाहर से जितना डॉलर आए इंडिया में उतना बढ़िया है इंडिया के लिए। वहाँ से थोड़ा भेजो, यहाँ पे 50 गुना 70 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी खुश, आपके घर वाले कि बेटा भेज रहा है, फैमिली भेज रही है वहाँ पे एक अपनी, एक नहीं फैमिली आती है वहाँ से बाहर से घूमने के लिए इंडिया में, कुछ खर्च करती है, वर्च करती है, इट्स ऑल्सो गुड। रेमिटेंस का भी सीन है, इट्स गुड फॉर द कंट्री। अच्छा जी, तो एक लास्ट पॉइंट था जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी कंट्री है कितनी वर्ल्ड में? इंडिया। पर देख लो भाई क्या सीन है, आप मुस्लिम से देख लो, वो सीना ठोक के कहते हैं हमारे भाई 70+ कंट्रीज़ है, 40+, आई डोंट नो कितना नंबर है, कहते हैं ना। तो वो तो गेम में काफ़ी आगे, तो उनसे इंस्पिरेशन लो यार, कितने स्मार्ट लोग हैं वो लोग। उनकी आइडियोलॉजी मे भी आपकी नज़र में वर्केबल है नहीं है, डजेंट मैटर, बट वो जिस तरह से अपना ग्लोबल गेम खेल रहे हैं, आप क्यों नहीं खेल रहे भाई? आपको तो ब्रेन ड्रेन होने देना, इस ज़मीन को बढ़ाना है। अरे भाई 10 लोग हैं तो 5 लोग बाहर जाके गेम खेलो, 5 लोग यहाँ पे गेम खेलो ना, ये समझ नहीं आता। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि भाई हर चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है? अगर यहाँ पे रेड टैपिज्म है तो उसको ख़त्म आप नहीं कर पाओगे। आप भले ही डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टरेट की डिग्री ले लो, बहुत बड़ा एक आपके दिमाग में आइडिया हो कि भाई जो वर्ल्ड को बिल्कुल बिल्कुल मतलब बदल के रख देगा, बिल्कुल इंटरनेट की तरह, डजेंट मैटर, अगर आप यहाँ पे सिस्टम नहीं बना पा रहे, ठीक है, कैसे होगा? तो भाई बाहर निकलना पड़ता है फिर इस चीज़ के लिए, या तो भाई ऊपर वाला बैठ के सिस्टम को ठीक करे। और भाई करंट गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा। वो बस वोट ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं। कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो भाई फिर कोई रास्ता जाम करके बैठ जाते हैं, नहीं उसको खाली कैसे करिए इनको नहीं आता, या फिर लॉज को रिपील कर लेते हैं। तो ये तो भाई तुम्हारी देश की हालत है, ये कैसे करोगे? और जब तक भाई ये चीज़ ख़त्म होगी 20 साल हो जाएगा, लेके बैठ जाओ अपना ब्रेन दिमाग में लेके, क्या कर लोगे? उम्र तो निकल गई तुम्हारी, देश बदला नहीं, तुम्हारी बच गई, देश की तो लगी पड़ी है, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? ये एक पॉइंट है। अच्छा जी, अब ये तो सारे मैंने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बताए आपके पर्सनल व्यू पॉइंट से और पूरे देश के व्यू पॉइंट से, कि दोनों तरीके से
कुछ लोगों का इस देश से निकल जाना अच्छा है, ठीक है। मैं जब कहता हूँ निकल जाओ देश से, निकल जाओ, मैं ये नहीं कहता 150 करोड़ लोग यहाँ से निकल जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल, कोई लेगा नहीं तुम्हें, ना तुम्हारी औकात है ना तुम्हारा दिमाग है इतना। उस बेवकूफ़ों में मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ खास मतलब इतना तो कोई हाई फाई पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि कोई मुझे ले लेगा, समझ आया। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं स्मार्ट हूँ बट उतना भी नहीं हो कि लोग मरे जा रहे हैं मुझे लेने के लिए, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। तो जो भाई काबिल वाले हैं वो बाहर निकलो और इंडिया का सॉफ्ट पावर नैरेटिव बढ़ाओ, वहां पे जाओ, वहां पे 10-12 न्यूज़ चैनल स्टार्ट करो और इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें फैलाओ, ठीक है। मीडिया बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। पॉलिटिशियन 4 साल के लिए आता है, 5 साल के लिए आता है एक पार्टी। इंडिया में 5 साल, वेस्ट में 4 साल, यूएस में, फिर भगना पड़ता है, फिर हाथ जोड़ के। लेकिन अगर आपने एक इकोसिस्टम सेट कर लिया, एक मीडिया हाउस का, एक ब्यूरोक्रेसी का, वो सालों साल रहता है, सालों साल, ठीक है। तो बड़े गेम को समझो। अब कुछ नेगेटिव साइड बताता हूँ। नेगेटिव साइड ये है कि भाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। बट देखो ज़रा, अगर इस कंट्री में 1000 समझदार लोग हैं तो भाई फिर निकल जाओ। 200-250 750 तो है ना, उसके लिए तो कुछ करो भैया। वो अपना दिमाग लेके कहाँ कहाँ घूमे। यू हैव टू इन्वेस्ट। वो आप लोग नहीं करेंगे, वो मैं आप नहीं करेंगे, वो भाई सरकार ही करेगी, ठीक है। ये चीज़ है। सेकंड नेगेटिव साइड क्या है? सेकंड नेगेटिव साइड ये है कि भाई वेस्ट में, स्पेशली एंग्लोफोन कंट्रीज में, लेफ्ट इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली इन एजुकेशन सिस्टम। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे 70 साल पहले हो गया था, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो एक ज़ोर शोर जो दिखने लगा है ना, वो अभी 10-20 साल पहले ही दिखना शुरू हुआ है। हम लोग क्या है भैया, हम लोग दिमाग से अनपढ़ है और ये अनपढ़ता ने हमें बचा लिया। स्कूल में हमने कभी हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। वे क्या पढ़ा रहे हैं यार, क्या राजा राजा मर गए, हमें भी मार गए, क्या डेट पढ़ा रहे हैं, क्या है, क्या हमने पढ़ा ही नहीं ढंग से कभी। और ये जो बेवकूफ़ी है ना, ये हमें बचा गई। हम स्टिल अपने रूट से जुड़े रहे, तो थैंक गॉड। कई बार बेवकूफ़ी भी काम कर जाती है। हमारे बंगाली में एक एक कहावत है, हाथ काटे मंगले जुन्ने, मतलब ऐसे कुछ है। हाथ कटता है तो मंगल के लिए, ये चीज़ है। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई। लेकिन वेस्ट की हालत बहुत ख़राब हो रही है। लोग उल्टी फुल्टी आइडियोलॉजी लेकर आ रहे हैं, इतनी खुलापन है वहाँ पे, ठीक है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। लेकिन भाई फेमिनिज्म का रंडी रोना वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। बताओ ज़रा भाई, कंपेयर करो तुम दूसरे जगहों से। आप बहुत अच्छे जगह पर और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो इसलिए वहाँ पे एक अच्छा, एक तो पार्टनर ढूंढना मुश्किल है। जो अंग्रेजी गोरी है, दिखने में तो सही होगी, है ना, मेमे में करते हो ना, गुलाम्बी गुलाम्बी, वट एवर, इट्स हॉरिफिक वर्ड, बट जो भी है, द थिंग इज कि भाई ऐसी लड़कियां तो यार जान खा जाती हैं, जिनको ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ नहीं आता, उनको अपना दिखता है, ईगो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है भाई, इंडियंस वहाँ पर है तो इंडियन लड़कियाँ भी होंगी, कर लो भाई, अपने अपने में बढ़ो। फिर भी कौन कह रहा है उसमें घुसने के लिए। और लेफ्ट का इकोसिस्टम बहुत बढ़ रहा है, लोग एक तरह से बावले हुए जा रहे हैं, ठीक है। नहीं मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, नहीं मैं औरत नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। आज मैं मर्द था, कल मैं औरत हूँ, दोपहर को अब मुझे दोबारा मर्द बनने का मन कर रहा है। ये तो इनकी थिंकिंग है, थिंकिंग बनती जा रही है, ठीक है। और जनरेशन वाइज, जनरेशन्स को ना काफ़ी सारे उसमें डिवाइड किया गया है सेक्शंस में। अब ये देखो, ये मैंने कहीं लिख के नहीं रखा था, बट स्टिल मेरे दिमाग में थोड़े बहुत पॉइंट्स है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला जनरेशन है उसे कहते हैं बेबी बूमर्स, जो 1965 से पहले वाले जो लोग हैं ना, जो पैदा हुए थे, मतलब मेरे मदर फादर की जनरेशन। उसके बाद है फिर जेनेक्स, फिर मिलेनियल्स, मिनेलियन, बड़े क्या तक गंदा वर्ड है यार ये, मिलेनियल्स जो बोल लो। फिर है जेनजी, जो कि भाई ये 90 लोग जिसे हम कहते हैं ना, 2010-2000 में जो पैदा हुए थे,
उनकी बात कर रहा हूँ, नॉट ऑल आर निब्बाज, बट जिसको हम एज ए मोस्टली ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कंसिडर करते हैं। तो ये है मिलेनियल्स। कौन है? हम लोग हैं जो 1990s में पैदा हुए थे। अब एक वो देखो, बहुत पॉपुलर ये आपकी क्या नाम है, जो रिसर्च टीम होती है ना, जो फीडबैक लेती है लोगों से, स्टैट्स बनाती है, तो उनका है ये डेटा। बट इंडिया में तो डेटा तो लिया नहीं जाता, बट वेस्ट में बहुत अच्छा है। 2 बेबी बूमर्स अपने आप को LGBTQ मानते थे। उसके बाद की जनरेशन वो अपने आप को 4 जो लोग हैं वो अपने आप को LGBTQ मानने लगे। उसके बाद की जनरेशन सीधा 10 डबल से भी ज़्यादा हो गई। पहले ही डबल थी, उसके बाद डबल से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद की जनरेशन क्या है, वो अपने आप को, जो ये जो लेटेस्ट जनरेशन है 20 फिर डबल। तो अगर आप पैटर्न देखो तो हर नेक्स्ट जनरेशन जो अपने आप को, जितने परसेंटेज अपने आप को LGBTQ मान रहे हैं, वो डबल होता जा रहा है। समझ रहे हैं आप? बेबी बूमर्स मर जाएंगे, मिलेनियल्स मर जाएंगे, हम आप लोग मर जाएंगे, लेकिन हमारी अगली जनरेशन है US में जो गोरे लोगों की, 20% लोग अपने आप को LGBTQ मान रहे हैं। आज मैं तोता हूँ, आज मैं पंछी हूँ, मेरे को प्लेन से प्यार हो गया, प्लेन से शादी करनी है। इंडिया में आज अगर देखो, मैं तो खुद से शादी करूंगी। तो ये तो लूनेसी चल रही है वहां पर। और अगर यही पैटर्न फॉलो रहा तो जेन जी के बाद जो जनरेशन आएगी वो इस पैटर्न को अगर फॉलो किया, 40% लोग अपने आप को LGBTQ मानेंगे। आई डोंट नो अगर ये सही हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन पैटर्न ही कह रहा है। आप देख रहे हैं 2 4 10 20 और अगला अगर प्रेडिक्शन करें तो 40 तक जाएगा फिर ये। दैट मीन्स अगर आप इमेजिन करो कि एक स्कूल में आपने रैंडमली 100 बच्चे पकड़ लिए, तो 100 में से अभी फिलहाल 20 बच्चे वेस्ट में अपने आप को LGBTQ मान रहे हैं। यहां पे कितने आप इमेजिन कर सकते हो? हार्डली 1 से 2 होगा, मुश्किल से, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और कई केसेस में तो ऐसे होंगे कि भाई वो क्या नाम है, नॉर्मल हो जाते हैं जब हार्मोन्स जब कंट्रोल में आते हैं तो, है ना। कुछ लड़कियां होती हैं ना टॉम बॉय, बाद में वो बन जाती है, सही हो जाती है, नॉर्मल साड़ी वाड़ी, आई डोंट केयर। तो ये तो है भाई मेन चीज़ कि लेफ्ट ने बहुत तगड़ा कीड़ा कर रखा है। ब्लैक्स को लेकर रंडी रोना करते रहते हैं, लड़कियों को फीमेल्स को लेकर करते रहते हैं, फिर LGBTQ को लेकर करते रहते हैं। पूरा महीना प्राइड मंथ कर दिया है, और सारी कंपनीज इतने डर से उनको अपने लोगों पे झंडा लगाना पड़ता है, वरना यू आर अ बिगॉट, यू आर अ बाइगॉट, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं वो लोग। तो ये तो लूनेसी चल रही है वहाँ पे, स्टार्ट होना शुरू हो गया है। मैंने कई वेस्टर्न लोगों से बात करी है, तो हमें लगता है कि ये जितना बड़ी प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि भाई प्रॉब्लम तो है लेकिन इतना नहीं है, और शायद हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। मुझे नहीं लगता। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और मेरे जैसे जितने भी लोग जो थिंक करते हैं 3rd and 4th ऑर्डर, या जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं भाई ये कंट्री 50 से 100 साल के अंदर अपना फर्स्ट वर्ल्ड स्टेटस है वो ख़त्म कर देगी। हम लोग तो नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड कभी नहीं बन रहे, लिख के ले लो। ना आपके लाइफ टाइम में होगा, ना आपके बच्चों के लाइफ टाइम में होगा, नहीं, ठीक है। इस देश का ये ऐसा ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिटीज़ या नई सिटीज़ बस जाएंगे, नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम, पुणे जैसे, बेंगलोर जैसे। तो बस यही हो सकता है, लेकिन चमकेगा नहीं है कभी, ठीक है। और जो आप देख रहे हो, जो प्रॉब्लम देख रहे हो, जो हर रोज़ दिख रहा है, दंगों का या सिविलाइजेशनल क्लैशेस का, और ये जो गवर्नमेंट जिस तरह से इसको हैंडल कर रही है, तो लग तो नहीं रहा कुछ अच्छा। ये कंट्रोल करने वाली चीज़ है ये। कुछ लॉस तो, लॉ या रूल अगर आप अप्लाई करते हैं जो कंट्री के लिए लॉन्ग रन के लिए अच्छे हैं, तो रास्ते में तो धरना हो जाता है। पूरी सिटी भीड़ से गुत्थम गुत्था कर रही है, ट्रैवलिंग में हालत ख़राब हो रही है। कौन सी सिटी? मुंबई। वहाँ पे मेट्रो लानी थी, आरे फॉरेस्ट को काट के, ना भाई, पेड़ नहीं कटने देंगे, भले पीस पीस के मर जाए।
अरे भाई उस पेड़ के कंपेंसेशन में उससे दुगना तिगुना पता नहीं 10 गुना पेड़ पहले से लगा चुकी है सरकार। भाई वो समझ नहीं आएगा। ये तो तुम्हारी सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग है। अता पता कुछ ओ पेड़ काट देंगे, ओ नहीं 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 नहीं, चिपको आंदोलन कर लो, ये तो दिमाग है हमारा, क्या कर लोगे। यहां भी प्रॉब्लम कम नहीं है, तो ये कंट्री तो बढ़ने से रहा, ठीक है, बट वेस्ट वाले अपना टैग खो देंगे। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई वहां पर जाएंगे और लाइफ टाइम तक आने वाले बच्चे ये मौज मस्ती में जिएंगे, नहीं भाई, उनकी हालत खराब होने वाली है। और मेरे ख्याल से वहां पे भी क्लैशेस तगड़ा होगा, सिविल वॉर तगड़ा होगा। यहाँ पे तो होगा ही होगा, बट हमको आदत है, ठीक है, बट वहाँ पे तो बहुत तगड़ा होगा। और वहाँ पे एक एक कहते हैं ना, एक कहावत है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन ब्रिंग्स गुड टाइम क्रिएट्स लेजी पर्सन, लेजी मैन, या फिर टिमिड मैन, और टिमिड मैन ब्रिंग्स हार्ड टाइम्स। तो अभी उनका ये लास्ट फेज चल रहा है। वो इतने टिमिड हो चुके हैं, इतने लूलू से हो चुके हैं कि उनके बस की नहीं है कुछ। तो आई थिंक आप लोग वहाँ पे जाएं, सिस्टम को टेक ओवर करें। आप थर्ड वर्ल्ड से हैं, आपका लॉजिकल सेंस काफ़ी अच्छा है, आपने मेहनत करी है, आपने दुख दर्द पीड़ा देखी है, आप ज़मीन से जुड़े हुए लोग हो, आपको पता है कि सही डिसीजंस कैसे लेते हैं, ठीक है, सही डिसीजंस कैसे लेते हैं हर इंसान के लिए। तो टेक ओवर करें। और आपकी आइडियोलॉजी भी ऐसी नहीं है कि लोगों को कन्वर्ट करना है, काफिर की हालत ख़राब करनी है, काफिर को सब्जुगेट करना है, नो, आपकी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है। तो यू आर द बेस्ट कैंडिडेट बाहर जाके टेक ओवर करने के लिए, ताकि आप लोगों को संभाल सके, उनको सही मार्गदर्शन दे सके, ठीक है। काफ़ी साल पहले की बात कह रहा हूँ, इंडिया से बुढ़ा था वो 70 की एज में। तुम जैसे लोग होते ना तो उसे जाने नहीं देते। कौन थे वो? श्री प्रभुपाद जी। उस अकेले बूढ़े इंसान ने वहां पे जाके इस्कॉन स्टार्ट कर दिया। समझ आ रही है? तुम रोते रहो ब्रेन ड्रेन का नारा लेके, वो बंदा वहां पे गया 70 की एज में, वहां पे कृष्णा आइडियोलॉजी फैलाई, वहां पे लोग नंगे होके बस बीड़ी सुट्टा पीते थे रास्ते में, हिप्पीज कहते थे उसे, ठीक है। तो ये पावर है माइग्रेट कर जाने की। अब वो यहाँ पर आके हरे कृष्णा करते, हमारा दिमाग चकरा आता है कि भाई हम इतने हिंदू नहीं जितने वो इस्कॉन वाले हो गए। समझ आ रहा है? और मेरे ख्याल से सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल जो मंदिर जो बनते हैं वो इस्कॉन वालों के बनते हैं। वो आप सोच लो माइग्रेशन की पावर क्या होती है, ठीक है। वो एक बूढ़े ने करके दिखा दी, उस बुढ़े ने। आप पढ़े रहो यहाँ पे, ठीक है। तो फॉलो करो भाई, तुम फॉलो नहीं करते लोगों को, मुस्लिम्स करते हैं अपने प्रॉफिट साहब को। आपने कृष्ण को फॉलो नहीं किया, श्री कृष्ण को फॉलो नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कितने वॉर करे, कैसे जीते, आपको घंटा कुछ नहीं पता। आपको क्या करना है, आपको भाई मंदिर जाके हरे कृष्णा करना है, और वो ढोलक होता है ना वो बजानी है, टक 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 टक, मंजीरा बजाना है, क्योंकि भाई पंडित ने बोल दिया ना ये करना है, इससे कृष्ण खुश होते हैं। फॉलो नहीं किया तुमने। पूरी गीता में कृष्ण बस ये इंस्पायर करने में लगे रहे कि भाई हमने पीस देख ली, नहीं हो रहा कुछ, अब वॉर होगी अधर्म के खिलाफ। आपको लगता नहीं है? और ये इस्कॉन वाला में ये प्रॉब्लम है, ये पूरे दिन ढोलक बजाते रहते हैं, लेकिन कृष्ण खुद कैसे थे इनको नहीं पता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, ना आपने कृष्ण को फॉलो किया, ना आपने प्रभुपाद जी को फॉलो किया। जितने भी हमारे ईश्वर थे, ईश्वर है, सबके हाथ में एक अस्त्र है। नहीं भाई, हमें तो भाई वहाँ पे जाके दिए जलाने, दान पात्र में 10 रुपए डाल के हो गया काम। ये तो तुम्हारा हिंदुइज्म है, फॉलो करना नहीं। तुम करते हो भाई आसान काम फॉलो, कि भाई नाम नहीं ले लिया, कलयुग केवल नाम आधारा, और भाई काम हो गया हमारा, ठीक है। तुम बेवकूफ़, तुमको जो पंडा सिखा रहे वो खुद बेवकूफ़। लेकिन अब के जो नए आ रहे हैं ना साधु संत, नए मतलब क्या बोलूँ यार मैं, उनमें थोड़ी समझ है,
लेकिन ये जो हमारे मॉम डैड का जो फेस था उस समय पे जो पंडे थे ना, बहुत बहुत बेवकूफ़ बनाया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। वो भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आई डोंट थिंक इट वॉज गुड। तो मैं क्या कहूँ इस चीज़ को लेके। हाँ जी, तो बात ट्रैक से बुरी तरह से निकल गई और वीडियो बन गई 50 मिनट की। तो प्रॉब्लम यह है भाई कि इसे तो कोई बैठ के देख नहीं सका, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कान में लगाना ईयरफोन, और बर्तन धो रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, बाथरूम धो रहे हो, कान में सुनो। और घर के सारे कोर्स जो होते हैं, या चोर्स, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, सच अ रिडिकुलस लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आपको क्या लगता है कि इंग्लिश कैसे फैली इंडिया में? क्या कोई गोरा आया था आपके सर के ऊपर, सर अंग्रेजी बोल लो? नहीं ना, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, वहाँ पे ऐसे रूल्स बनाए गए कि भाई इंग्लिश बोलो तो आपकी जॉब लगेगी जल्दी, ठीक है। आपने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, क्या यूज़ है इसका कुछ नहीं पता, पढ़ने में अलग है, बोलने में अलग है। अबे हम क्या, अंग्रेज लोग खुद परेशान रहते हैं कि इस वर्ड को कैसे बोले। लिटरली आप डार्क नाइट राइजेस देख लो, फिल्म बैटमैन की, जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख लो, और गोरे खुद, उनसे खुद वर्ड नहीं बोला, फिर दूसरा करेक्ट, नो दिस इज नॉट आईबीजा, इट्स आईबीदा, ऐसे कुछ बकवास है यार, ठीक है। ये तो चक्कर है यहाँ पे। तो ये लैंग्वेज कैसे फैल गई, इतनी बेतुकी लैंग्वेज जो फोनेटिक नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? आपने तो अभी तक खाली बस हाथ ही जोड़े, सर हिंदी बोल लो, हमारी मातृभाषा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, ऐसे स्कूल्स बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, वो भी नहीं, ऐसे बिजनेसेस ओपन करो, 10, 15, 500, 2500, आई डोंट केयर, एंड वहाँ पे रूल लगा दो, जिसको भाई हिंदी आती है ढंग से शुद्ध या संस्कृत आती है, उसको जॉब में लिया जाएगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। फिर देखो 5 साल में, 5 साल में नहीं, 2 साल में कैसे लोग सीखते हैं। क्या आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं अंग्रेज बोलेंगे हिंदी में, ये कैसे होगा? यहाँ पे बैठ के होगा? नहीं ना। तो ये एक और पॉइंट था, ऐसे होता है। इंसान को इंसान मत समझो, इंसान को चूहा समझो, ठीक है। चूहे को अगर आपने राइट साइड मोड़ना है ना, तो आप उससे मिन्नत नहीं करेंगे राइट साइड चला जा, आप रोटी का टुकड़ा राइट साइड फेंक दो, वो खुद ब खुद जाएगा रोटी का टुकड़ा लेने के लिए, ठीक है। ऐसे चीज़ें होती हैं, मिन्नतें करने से नहीं होती, भाषण देने से नहीं होता। वैसे भाषण तो मैं भी दे रहा हूँ। तो हाँ भाई, ऑलमोस्ट 53 मिनट की वीडियो बन गई है, ऐसा कोई देखता नहीं है। अगर कोई देखे तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बट क्या नाम है, घर के कोर्स करते करते देखना, क्योंकि मैं भी जो पॉडकास्ट होता है वो ऐसे ही करता हूँ, ड्राइव करते करते, कहीं बर्तन धोना पड़ जाए, कपड़े धोने पड़ जाए। मैं मिडिल क्लास है, ये सब काम मैं और हमारे घर वाले मिल के ही करते हैं, तो ये सुनते सुनते होता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ कुछ इनपुट्स मिले होंगे, एंड आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। मुझे आपकी थिंकिंग से हुआ इजाफा, आपको शायद मेरी थिंकिंग से कुछ हेल्प मिल जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग नहीं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग रखिए। प्ले द गेम लाइक अ चेस, चेस की तरह खेलो। ये स्टेप ले लिया तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, फिर मुझे क्या करना है, फिर वो क्या करेगा, ऐसे कैसे 10, 15, 20 स्टेप सोच लो। ऐसे एक स्टेप नहीं होते, 25 स्टेप्स बनेंगे। ये कर सकता है, ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो ये करेगा तो मुझे क्या करना है, ये करना है, तो क्या करना है, वो करना। यू नो थिंग्स कितनी पेचीदा है। और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर जिसके पास दम होगा ना आपको इन्फ्लुएंस करने का, वो आपका फिर गधा बनाएगा या कुत्ता बनाएगा या आपको इंसान बनाएगा। फिर वो उसके हाथ में होगा कि वो आपको कैसे चलाना चाहता है। अगर आप खुद नहीं सोच सकते तो कोई आपको फिर इन्फ्लुएंस करेगा ये सोचने के लिए जो वो चाहता है। देख लो, ठीक है। एंड माफ़ी चाहता हूँ सबसे, अगर कोई चीज़ अगर आपको आहत कर जाए तो, जैसे कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि सॉरी बोलने चाहिए,
वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी थी, जैसे कि मुस्लिम्स को लेके। सो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर देम, ठीक है। आप अपना जियो पॉलिटिकल गेम जो भी खेल रहे हैं चेस वाइज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। मैं तो बस लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि भाई उनसे इंस्पिरेशन लो। नेक्स्ट थिंग, प्रभुपाद जी को बुड्ढा बोल दिया। देखो यार, वो नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल है, बट क्या है ना, आपके अंदर एक आग जलाने के लिए कि भाई वो बुड्ढा था, हम तो जवान हैं, और उसने बाहर जाके आग लगा दी दुनिया में। तुम क्या कर रहे हो? अरे ब्रेन ड्रेन नहीं होने देंगे, समझ रहे हो? तो उस फीलिंग को उजागर करने के लिए कि भाई एक बुड्ढे ने कर दिखाया, एक बूढ़े ने, जिसको रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आया, इंडिया से यूएस जाते, उसमें प्लेन तो थे नहीं, वो बोट से गए थे, बिग शिप से, स्टिल वहाँ पे गए, इतने नेगेटिव इन्वायरमेंट में उन्होंने अपना परचम फैलाया, बूढ़े होके। आपने कुछ नहीं उखाड़ा, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, हमारे पास तो इंटरनेट है और मैं तो भौंक रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज़ है, और भी 2-4 चीज़ हो सकती है। शायद मेरा टोन आपको पसंद ना आया हो, रियली सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। मैं चाहता हूँ कि देखो, तुम मेरे फैमिली मेम्बर नहीं हो, मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, और ये जो इंडिया की जो बात है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट फैमिली फीलिंग से नहीं चलते, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन हो, तुम मुझसे आगे बढ़ोगे, मैं तुमसे आगे बढ़ूंगा, आगे आगे आगे, और देखो इससे ना एक पूरा जो इकोसिस्टम वो पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ तक पहुँच गया। फैमिली मेम्बर्स में नहीं होता, फैमिली मेम्बर बांटते हैं, ठीक है। तो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हमारे ग्रंथों में नहीं थी, तो ये जो ये जो ये जो ये जो गटर वाला जो नैरेटिव है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, इट हैज़ नो यूज़। मेरी फैमिली वो है जिसका डीएनए मुझसे मैच करता है, जिससे मैं शादी करके लाया हूँ, उसकी जो फैमिली है, उसके जो रिलेटिव है, और हमारे होने वाले बच्चे, ठीक है, ये मेरी फैमिली है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कम्युनिस्टों की तरह उससे डील करेंगे। कोई अर्निंग आती है तो कम्युनिस्टों की तरह डील करेंगे। कम्युनिस्ट क्या करते हैं? सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, आई डोंट नो। अर्निंग आती है फैमिली में तो उसे बांटते हैं। ये बड़े स्केल पे कभी काम नहीं करेगा, बिग स्केल पे टट्टी आइडियोलॉजी है, लेकिन फैमिली स्केल पे बहुत अमेजिंग आइडियोलॉजी है। तो ये तो चीज़ है। मेरे लास्ट के कुछ पॉइंट्स थे, मैं ज़रूर से ज़्यादा ही कुछ बोल गया हूँ। मेरे को खाली बस वीडियो में ये बोलना था कि क्या हमें माइग्रेट कर जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या यहाँ पे रखे क्या गेम खेले, बाहर जाके कैसे गेम खेले। मैं सिर्फ आपके दिमाग में एक बत्ती जलाई है। आई होप कुछ पॉइंट से आप इत्तेफाक रखते होंगे। एंड देखिए, मेरे मन में आपके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है आपकी आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको लगता है कि मेरी आइडियोलॉजी टट्टी है, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे शूज़ में पैर डाल के देखें और सोचें कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो भी अच्छा है, और ये हम दोनों के लिए अच्छा है, और जिस आइडियोलॉजी को, जिस देश को हम फॉलो करते हैं उसके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आई होप आप मेरे साथ हैंडशेक करोगे एंड वीडियो को पूरा देखना। इट्स एंजॉयबल। मेरी लोग कहते हैं कि भाई मेरा टोन, मेरा बोलने का लहजा बहुत अजीब है, और मैंने जो कुछ बोलने की कोशिश करी बिना किसी स्क्रिप्ट के बोलने की कोशिश करी है, स्पेशली लास्ट के हाफ जो पार्ट थे वो तो, एंड जो एंड पार्ट था, स्टार्टिंग का पार्ट था, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए थे ताकि कुछ छूट ना जाए। फुल प्रूफ बनाने के लिए पहले मैंने लिखा पड़ा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड वीडियो आपको आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये वीडियो इतने 1 घंटा मैंने घर में बैठ के बनाया है, तो ये जो मेरी जो थिंकिंग है, जो बॉम्ब मेरे दिमाग में फूटता रहता है, जो लावा है, वो लोगों में फैले। तो इसमें आप वीडियो को लाइक करके और कुछ कमेंट्स अच्छे बुरे जो भी है करके कर सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम को लगता है, यूट्यूब अंकल को लगता है कि भाई ये वीडियो अच्छी है, क्योंकि इसका रिस्पांस लोगों में बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जो बकवास बातें जो मैं करता हूँ वो आपके पास और अच्छे से पहुँचेगी। घंटी दबा देंगे तो जब भी मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। बाकी दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। हमारे बस यही आइडियोलॉजी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सेफ रहें, हम सेफ रहें।
नमस्ते।